हेलो बच्चा लोग, कैसे हैं आप सब। मैं आपका कोच मेंटर वाईके त्रिपाठी फ्रॉम वाईके त्रिपाठी क्लासेस कोलकाता। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि आपकी पढ़ाई जो है ना बहुत अच्छे से चलनी चाहिए। आपसे ये आग्रह है कि उसको एकदम कंटिन्यूअस बेसिस पर रखें और बहुत बढ़िया से रखें। उसके बाद दूसरी बात यह कि मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बहुत सारे रिविजनरी लेक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। ग्रुप वन के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बहुत सारे रिविजनरी लेक्चर्स रहेंगे। उसके साथ उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हुए वीडियोस आपको मिलेंगे हमारे चैनल पर। और चैनल के नीचे जो डिस्क्रिप्शन मतलब चैनल का जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है उसमें हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल में हमारे जाएंगे और जाने के बाद में वहां पर आपको इसके नोट्स भी मिल जाएंगे, पीडीएफ। मतलब मेरे हैंड रिटन नोट्स रहेंगे, प्लस आपके क्वेश्चंस, मेरे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए पीडीएफ भी रहेंगे। तो बहुत सारा कुछ आपको मिल जाएगा और आप अच्छे से पढ़ाई करें, आगे बढ़े। मेरी यही शुभकामनाएं, आशीर्वाद आपके साथ हैं और मैं हमेशा आपके साथ तत्पर हूं, आपके साथ खड़ा हूं। वाईके त्रिपाठी क्लासेस जो है हमेशा स्टूडेंट के साथ खड़ा रहता है। स्टूडेंट को कोई भी तकलीफ हो, कोई भी ऐसा कुछ महसूस हो कि भैया मेरे को कुछ ऐसा हेल्प चाहिए आपसे, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। जस्ट आई एम जस्ट अ मैसेज अवे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको पहली बात तो मैंने आपसे कर दी कि दूसरी बात ये कि भाई देखो, आप सबने जितना सपोर्ट किया है मुझे, उससे बहुत मोटिवेशन आई है और उससे मैं और ज़्यादा यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ। लिटरली मैं यूट्यूब पर काम करना चाहता हूँ। मैं यूट्यूब पर कभी काम नहीं करता था। मैं आपके साथ यूट्यूब पर आपके लिए आना चाहता हूँ, हमेशा यूट्यूब पर आना रहना चाहता हूँ। नवंबर 22 के बाद में मैं बहुत सारे लाइव क्लासेस भी यूट्यूब पर करवाने की कोशिश करूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद जितना आपने हमें सपोर्ट किया है हर एक प्लेटफॉर्म पर। आप अगर पहले से यूज़र हैं हमारे, सब्सक्राइबर हैं हमारे, तो प्लीज़ इसको दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो शेयर करने से शेयरिंग इज़ केयरिंग। बढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। और अगर आप नए यूज़र हैं, पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हो, आपने 2 मिनट वीडियो देख लिया है, 2 मिनट 30 सेकेंड, तो आपसे ये आग्रह है कि प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन में जो ऑल वाला ऑप्शन है उसको प्रेस करें ताकि आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन वन शॉट वन क्लिक अवे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। समझ रहे हैं? तो चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो हमारा वीडियो है, ये छोटा सा वीडियो रहेगा। इसको बच्चे कई बार इग्नोर कर देते हैं, तो आप इग्नोर ना कर पाए इसलिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। इसके साथ क्वेश्चंस भी रहेंगे आपके। पहले ये रिवीजन रहेगा, फिर क्वेश्चन रहेगा, फिर रिवीजन रहेगा, फिर क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, चलें फिर स्टार्ट करते हैं। एक बार सबको ही बोल दो, हर हर महादेव, जय शिव शंभू। चलिए, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बारे में पहली वीडियो आपने देख ली कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता क्या है, कैसे काम करता है, क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, क्यों है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है इस पर हम बात करेंगे। तो भैया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है इस पर बात करनी है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर एप्लीकेबल है। सबसे पहले तो आप दो दो चीज समझे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो एप्लीकेबल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू कौन करता है सर? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, जो हमारी मदर बॉडी है। आईसीएआई हमारी प्राइमरी अकाउंटिंग बॉडी है इंडिया की, वो इशू करती है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करने के बाद क्या कोई और भी है जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है? जी हाँ, एमसीए, मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करते हैं वो आईसीआई के द्वारा इशू किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को नोटिफाई करते हैं। ठीक है, और कुछ नहीं करते। उसके बाद ये जो आईसीआई की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर एप्लीकेबल है, और जो एमसीए के नोटिफाई किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है वो किस पर एप्लीकेबल है। तो आईसीआई के जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है इशू किए गए, वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आईसीआई के मेंबर्स पर एप्लीकेबल हैं। और आईसीआई ने कहा है मेंबर को कि भाई जब आप अटेस्ट फंक्शन करने जाएंगे तब आप इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में लिखी हुई बातों का पालन करेंगे और देखिए कि जितनी भी एंटिटीज है उन सभी एंटिटीज ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो किया है कि नहीं किया। अगर नहीं किया है तो आप अपना ओपिनियन उस पर देंगे, आप लिखेंगे रिपोर्ट में कि उन्होंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया है। एमसीए के द्वारा नोटिफाइड की गई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है वो किस पर एप्लीकेबल है? तो वो कॉर्पोरेट एंटिटीज पर एप्लीकेबल है और किसी पर एप्लीकेबल नहीं है। तो कॉर्पोरेट एंटिटीज पर किस टाइम पर एप्लीकेबल है, कैसे एप्लीकेबल, वो सब डिटेल हम नीचे में पढ़ेंगे, अभी और आगे पढ़ेंगे। क्या और भी कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करता है सर? हाँ,
इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार सेक्शन 145 के अथॉरिटी के हिसाब से सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करते हैं, मतलब सीबीडीटी और समझ लीजिए आप, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इशू करती है सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स, ठीक है, आईसीडीएस। ये आपके सिलेबस में, अकाउंट्स में नहीं है, आपके सिलेबस में टैक्स में है। और ये टैक्स में भी कब है, जब आप सीए फाइनल में पहुंचेंगे तब। अगर आप इंटर के बच्चे हैं, सीए फाइनल में पहुंचेंगे तो आप इसको पढ़ेंगे अपने इंटर के फाइनल के सिलेबस में, टैक्स के सिलेबस में, ठीक है। चलो अब मैं बात करता हूं कुछ और बातों पर। एकदम पहले जनरल, मैंने जैसे नोट्स लिख रखा है, आपको ये नोट्स अवेलेबल मिल जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल में। ये जो वीडियो चल रही है उसके डिस्क्रिप्शन के बॉक्स में आपको हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस लिंक में आप जाएंगे, क्लिक करके तो टेलीग्राम का चैनल खुलेगा और वहां पर आपको ये नोट्स मिल जाएंगे अवेलेबल, पीडीएफ नोट्स, ठीक है। जनरल पॉइंट्स है ऑन एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। तो क्या बोल रहा है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर इशूड बाय एएसबी ऑफ आईसीआई, एंड यू नो एएसबी ऑफ आईसीआई इशू करता है। उसके बाद बोला इट इज फर्दर नोटिफाइड बाय द एमसीए इन कंसल्टेशन विद इट्स अथॉरिटी नाफरा, ठीक है। मैंने थोड़ी देर पहले ये बात कही है कि एमसीए नोटिफाई करता है इसको विद कंसल्टेशन विद इन कंसल्टेशन विद इट्स अथॉरिटी नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी। मैंने पहले वीडियो में बात कर रखी कि पहले नकास था, नकास के बाद में नाफरा आया, सेक्शन 133 में लिखी हुई बात है, तब नाफरा के हिसाब से चलती है। आए दूसरी बात है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर ऑलवेज अप्लाइड ऑन दोज एंटिटीज एक्टिविटी ऑफ विच इच ऑफ कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस इन नेचर। तो बोल रहा है कि भाई सिर्फ और सिर्फ उसी पर एप्लीकेबल होती हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो जिस एंटिटी की एक्टिविटी कमर्शियल, जिस एंटिटी की एक्टिविटी कमर्शियल नेचर की होगी, जिस एंटिटी की एक्टिविटी इंडस्ट्रियल नेचर की होगी, जिस एंटिटी की एक्टिविटी बिजनेस नेचर की होगी। इसका मतलब है कि अगर कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और बिजनेस नेचर की एक्टिविटी नहीं है तो उस एंटिटी पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कभी अप्लाई नहीं होगा। आपको फीलिंग आ रही है कुछ कि भाई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड किस पर अप्लाई नहीं होगा, तो आप बोल सकते हैं कि ट्रूली एकदम क्लियरली जो चैरिटेबल नेचर की एक्टिविटी जो एंटिटी करती है उस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई नहीं होगा। लेकिन अगर वो चैरिटेबल नेचर की एक्टिविटी के अंदर थोड़ा सा भी अगर बिजनेस नेचर या कमर्शियल नेचर या इंडस्ट्रियल नेचर की एक्टिविटी करती है वो एंटिटी, तो उस पर एप्लीकेबल हो जाएगा। तो इतनी बात समझ में आ गई। 2 पॉइंट हमने करा, अभी तीसरा पॉइंट आता है। बोला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर एप्लीकेबल ऑन दोज आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर बोला कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है किन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होगा। तो भाई उन आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अप्लाई होगा जो आइटम्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मटीरियल होने का मतलब क्या होता है? मटीरियल होने का मतलब होता है कि जिसके ओमिशन से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन पर इंपैक्ट है, जिसके ओमिशन से यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन पर इंपैक्ट है, उस पर ये अप्लाई होंगे। मतलब वो सभी आइटम जिसके ओमिशन से यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के इकोनॉमिक डिसीजन पर इंपैक्ट है, वो आइटम मटेरियल आइटम कहलाएंगे और उन सभी आइटम्स पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा। चले, सम एएस आर इशूड बाय सीबीडीटी, मैंने आपसे बात कर ली, सीबीडीटी भी इशू करता है एएस, ठीक है, जिसको हम लोग आईसीडीएस बोलते हैं, इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स। अब आ जाए नोट नंबर 2 में। नोट नंबर 2 में धमाकेदार है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बाय एप्लीकेशन ऑफ एएस। बोला एप्लीकेशन ऑफ एएस ऑन कॉर्पोरेट एंटिटी। एप्लीकेशन ऑफ एएस 2 एंटिटीज पर होता है, एक कॉर्पोरेट और एक नॉन कॉर्पोरेट, ठीक है। देखो कॉर्पोरेट और नॉन कॉर्पोरेट, कॉर्पोरेट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 या फिर उसके पहले जो कंपनीज एक्ट थी उसमें रजिस्टर्ड कोई कंपनी है उसको कॉर्पोरेट एंटिटी बोलेंगे, और नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी मतलब जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है वो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी हो गई। बेसिकली सभी बच्चों को ये बेसिक बातें पता है, तो हम पहली बार पढ़ेंगे एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस ऑन कॉर्पोरेट एंटिटी। अच्छा देखो, कॉर्पोरेट एंटिटी के बारे में ना सारी चीजें कौन लेकर के आता है सर? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स लेकर आता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने ना इसको एसएमसी और नॉन एसएमसी में बांट रखा है। बोला कि दो तरह की, बोला कॉर्पोरेट एंटिटी हमारी दो तरह की हो गई, एक हो गई एसएमसी स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी, हो गई नॉन एसएमसी। और नॉन एसएमसी कहने का मतलब बिग कंपनी, बिग बहुत बड़ी कंपनी, ठीक है। आप याद रखना हमारे पास में ना दो तरह के एएस है, पहला है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और दूसरा है इंड एएस, इंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। और इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं
कुछ सर्टेन कंपनीज पर उस पर एक अलग से वीडियो है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, एप्लीकेबिलिटी ऑफ इंड एएस ऑन कंपनीज, उस पर अलग से वीडियो हमारी, वो वीडियो आप देख लेना। चले, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है बोला, एज पर द कंपनीज एक्ट 2013 सेक्शन 129 सबसेक्शन 1 बोलता है कि सेक्शन 129 बोलता है भाई हर एक कंपनी को अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करना जरूरी है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेक्शन 133 के हिसाब से नोटिफाई किया गया है। तो सेक्शन 133 में नाफरा ने जिसको नोटिफाई किया है उन सभी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करना जरूरी है कॉर्पोरेट एंटिटीज को, ठीक है। और भी कह रहा है कि सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर ई के अनुसार, वह सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 क्लॉज नंबर ई के अनुसार अगर ए के अनुसार ऑडिटर को अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करना पड़ेगा कि भाई देखो एंटिटी ने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 133 जो नोटिफाई हुआ है उसको कंप्लाई किया है कि नहीं किया है। तो पहला रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में क्या बोला, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट में बोला पहली बात जल्दी फटाफट बोले, सामने जल्दी आ जाओ सामने फटाफट आ जाओ। पहली बात क्या बोला, पहली बात उसने कहा कि भैया 129 सबसेक्शन 1, 129 सबसेक्शन 129 सबसेक्शन 1 में बोला कि 133 के हिसाब से जो नोटिफाई किए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उसको फॉलो करना पड़ेगा। दूसरी बात बोल रहा है कि ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा whether the company is complying with the accounting standard notified under section 133 और नॉट। तो ये पहला रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट हो गया। उसके बाद में कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006, देखो कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2006 में आया था, मतलब कंपनी एएस रूल 2006 में आया था। उस कंपनी एएस रूल को 30/3/2016 में क्या किया गया, अमेंड किया गया है। और उसके अनुसार कंपनी ने क्या किया, देखो एमसीए ने क्या किया, बोला एज पर कंपनीज एएस रूल further amended by 30/3/16 corporate entities are classified under 2 different categories for application of AS। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि corporate entities को 2 different categories में क्लासीफाई किएगा फॉर corporate for application of accounting standard। उसके बाद बोल रहा है कि नेशनल एडवाइजरी कमेटी नाउ, जिसको हम लोग नकास बोलते हैं, नेशनल एडवाइजरी कमेटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नाउ रेफर्ड एज नाफरा, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी नोटिफाइज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एप्लीकेबल ऑन कंपनीज और कॉर्पोरेट एंटिटीज। भाई इसको आप बहुत बार पढ़ चुके हैं, इसको आप बहुत बार सुन चुके हैं मेरी जुबान से, तो आपको याद हो गया होगा सब कुछ, आई गेस। तो आ जाओ, अगर कंपनीज नाफरा के दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट करती हैं, अगर नाफरा के दिए गए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से डेविएट करती है तो वो क्या करेंगे, देखिए जरा। इफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अ कंपनी डज नॉट कंप्लाई विद द accounting standard does not comply with the accounting standard issued by NAFRA, it should disclose what disclose following। डिस्क्लोज करो पहले डेविएशन कि भाई डेविएशन क्या हुआ है, उसके बाद रीजन करो डिस्क्लोज डेविएशन का, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर इंपैक्ट क्या पड़ा है, फाइनेंशियल इंपैक्ट क्या पड़ा है एंटिटी पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर उस डेविएशन का। और फिर उसके बाद बोला कि इफ एनी एंटिटी गवर्न्ड बाय एनी अदर रेगुलेटर, मतलब कि कोई और एंटिटी है जो कोई और रेगुलेटर के द्वारा गवर्न होती है लेकिन उसको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, कोई ऐसी एंटिटी है जो किसी और रेगुलेटर के द्वारा गवर्न की जा रही है और जिसको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ता है, तो वो एंटिटी अगर अपने रेगुलेटर के हिसाब से कोई चीज डिस्क्लोज ना करे तो हम इसको ये नहीं मानेंगे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं हुआ, हम मानेंगे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हो गया है, ठीक है। फिर से बोल रहा हूँ, जैसे मान लो बैंकिंग कंपनी है, बैंकिंग कंपनी के लिए कौन सा एक्ट बना, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट। अब बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के हिसाब से मान लो आइटम नंबर एक्स डिस्क्लोज नहीं करना है, ठीक है। तो अगर मान लो बैंकिंग कंपनी ने आइटम नंबर एक्स डिस्क्लोज नहीं किया तो हम नाफरा वाला जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ना, वो ये नहीं मानेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई नहीं हुआ, वो मानेगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कंप्लाई हो गया, ठीक है। If any entity governed by any regulator and statute, that entity shall not disclose anything if statute applicable on that company या entity does not permit to disclose। ठीक है, उसमें कौन कौन सी एंटिटीज आती हैं, बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एनी अदर कंपनी गवर्नड बाय एनी स्पेसिफिक लॉ और स्पेसिफिक एक्ट। अब आ जा क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एएस रूल 2006। क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज एज पर कंपनीज एएस रूल 2006 क्या क्या है, पहला है नॉन एसएमसी, दूसरा है एसएमसी। पहला है नॉन एसएमसी, दूसरा है एसएमसी। एसएमसी आ जाए। एसएमसी के लिए कुछ कंडीशंस प्रोवाइड किए गए। एसएमसी का मतलब होता है स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी और नॉन एसएमसी का मतलब बिग कंपनी। तो एसएमसी के लिए कुछ कंडीशंस इन्होंने दे रखे हैं, वो जो कंडीशंस दे रखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या कंडीशंस हैं। आए जरा आप,
कंडीशंस फॉर एसएमसी। देखिए, पहला लिस्टिंग का कंडीशन है, दूसरा बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए कंडीशन है, तीसरा टर्नओवर का कंडीशन है, और चौथा बोरोविंग का कंडीशन है, पांचवा होल्डिंग एंड सब्सिडी का कंडीशन है। ठीक है, ये कंडीशंस हैं इनके सारे के सारे। आए जरा एक एक करके कंडीशंस देखते हैं हम लोग। क्या बोल रहा है कि एज पर कंपनीज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रूल 2021 क्लॉज 2E फॉर एसएमसी फॉलोइंग कंडीशंस नीड टू सेटिस्फाई। बोल रहा है कि कंपनी को एसएमसी होने के लिए ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा, और कंपनी को एसएमसी होने के लिए ये सब कंडीशन सेटिस्फाई करना पड़ेगा। तो वो सब कंडीशंस जो हैं वो क्या क्या कंडीशंस हैं, आप सुने जरा, वो जो कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस है। देखिए, वो जो कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस है। सबसे पहले बोल रहा है कि भैया, अगर सबसे पहले बोल रहा है कि पहला कंडीशन लिस्टिंग का कंडीशन है। लिस्टिंग में क्या बोला कि हु कंपनी हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी इज नॉट लिस्टेड और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग ऑन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। जिस कंपनी की डेट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है या फिर प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, लिस्टेड नहीं है और प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है, वेदर इन इंडिया या फिर आउटसाइड इंडिया, मतलब आउटसाइड इंडिया यूएस स्टॉक एक्सचेंज में, इन इंडिया मतलब इंडियन स्टॉक एक्सचेंज में। ठीक है, या तो लिस्टेड नहीं है, नॉट लिस्टेड, या नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, या तो लिस्टेड नहीं है या तो नॉट इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग, तो वो कंपनी कहलाएगी एसएमसी कंपनी। और अगर लिस्टेड है, और अगर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है, तो वो कंपनी कहलाएगी नॉन एसएमसी कंपनी। तो मैं पहले एसएमसी कंपनी की कंडीशन जो आपके सामने रखता हूं। पहला कंडीशन क्या है, लिस्टिंग कंडीशन, कि कंपनी जिसका डेट सिक्योरिटी और इक्विटी सिक्योरिटी, डेट या इक्विटी लिस्टेड नहीं है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, या फिर इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है किसी स्टॉक एक्सचेंज में, आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो कंपनी कहलाएगी एसएमसी कंपनी, वो कंपनी कहलाएगी एसएमसी कंपनी। तो पहली चीज आपको याद हो गई। दूसरी चीज, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि कंपनी हु इज नॉट अ बैंकिंग कंपनी, जो बैंकिंग कंपनी नहीं है, who is not a banking company, who is not a insurance company and who is not a financial institution, मतलब बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी नहीं है। वो कंपनी जो बैंक नहीं है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं है और इंश्योरेंस कंपनी नहीं है, वो कंपनी क्या कहलाएगी, एसएमसी कंपनी कहलाएगी। तो ये दूसरी बात आपको समझ में आ गई। पहली बात क्या थी, लिस्टिंग के बाद, दूसरी बात क्या थी, बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी के बारे में बोली। तीसरी बात आ जाना फटाफट, तीसरी बात बोला कंपनी हुज टर्नओवर, टर्नओवर की बात कर रहा है, जिसका टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, अदर इनकम को हटा करके, मतलब नॉर्मली ट्रेडिंग गुड्स से होने वाला जो टर्नओवर है, ट्रेडिंग गुड्स से जो होने वाला टर्नओवर है, वो डज नॉट एक्सीड ₹250 करोड़ इन द इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। बोला 250 करोड़ से कम है या फिर उतना है, मतलब डज नॉट एक्सीड 250 करोड़ मतलब 250 करोड़ तक है या फिर उससे कम है, मतलब 250 करोड़ या उससे कम है, तो वो कहलाएगी कंपनी एसएमसी कंपनी। 250 करोड़ या उससे कम है तो वो कंपनी कहलाएगी एसएमसी कंपनी। फिर से बोल रहा हूं कि वो कंपनी जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में इमीडिएटली प्रीसीडिंग अकाउंटिंग है, जिस ईयर में हम चेक कर रहे हैं, कि भाई इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई होगा कि नहीं होगा, उस ईयर के ठीक पहले वाले अकाउंटिंग ईयर में अगर उस कंपनी का टर्नओवर एक्सक्लूडिंग अदर इनकम, मतलब जो हमारा ट्रेडिंग गुड से टर्नओवर है वो 250 करोड़ या उससे कम होगा, तो एसएमसी कंपनी कहलाएगी। मतलब डज नॉट एक्सीड का मतलब क्या, 250 करोड़ या उससे कम, और अगर 250 करोड़ से एक्सीड कर गया तो फिर अलग बात है, वो बाद में बात करेंगे। ठीक है, तीसरा कंडीशन इसका रहा, यानी टर्नओवर कितने करोड़ का रहा, 250 करोड़ या उससे कम। उसके बाद बोरोविंग, बोला कि कंपनी विच डज नॉट हैव बोरोविंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट, बोरोविंग मतलब उधार लेना पैसा बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, और पब्लिक डिपॉजिट में ही इसमें इंक्लूड किया इसका मतलब अगर आप पब्लिक से भी पैसा लेते हो, पब्लिक का डिपॉजिट रखती है कंपनीज, ठीक है, आप कंपनीज एक्ट में पढ़े होंगे पब्लिक डिपॉजिट के बारे में, तो पब्लिक डिपॉजिट भी कंपनीज अगर रख रही हैं तो उस केस में
इन एक्सेस ऑफ ₹50 crore एट एनी टाइम ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर। बोला एट एनी टाइम, बोला एट एनी टाइम का मतलब अगर मान लो किसी भी वक्त, अगर मान लो इमीडिएटली प्रिसीडिंग अकाउंटिंग ईयर में किसी भी वक्त अगर 50 करोड़ या उससे कम रहा तो वो एसएमसी कंपनी कहलाएगी। अगर मान लो 50 करोड़ से अधिक हो गया तो एसएमसी कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, बोला कि कंपनी विल डज नॉट हैव बोरोइंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट इन एक्सेस ऑफ ₹50 crore एट एनी टाइम इमीडिएटली प्रिसीडिंग द फाइनेंशियल इमीडिएटली प्रिसीडिंग द अकाउंटिंग ईयर। बोला डज नॉट हैव का मतलब उसके पास 50 करोड़ या उससे अधिक का 50 करोड़ से अधिक का उसके पास बोरोविंग नहीं है। मतलब बोरोविंग कितना का होना चाहिए उसके पास में? 50 करोड़ या लेस, 50 करोड़ या लेस का बोरोविंग होना चाहिए, 50 करोड़ या लेस का बोरोविंग होना चाहिए। मैं फिर से कह रहा हूं, बोरोविंग इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे कम का होगा एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, तब वो कंपनी क्या कहलाएगी सर? एसएमसी कंपनी कहलाएगी। ओके, फिर बोला कि विच इज नॉट अ होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी ऑफ नॉन एसएमसी। बोल रहा है कि ऐसी कंपनी जो नॉन एसएमसी की सब्सिडरी या होल्डिंग कंपनी नहीं है। तो अगर आपको पता है ना, जैसे गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी क्या कहलाएगी? यहाँ देखो मैंने लिख रखा है, गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाएगी गवर्नमेंट कंपनी। पब्लिक कंपनी की सब्सिडरी कंपनी कहलाती है पब्लिक कंपनी। वैसे अगर नॉन एसएमसी की सब्सिडरी कंपनी होगी तो क्या कहलाएगी? नॉन एसएमसी। इसीलिए बोला है कि नॉन एसएमसी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए। अगर नॉन एसएमसी का होल्डिंग या सब्सिडरी है तो वो एसएमसी कंपनी कहलाएगा। फिर से आता हूं, कितने कंडीशन है भैया? टोटल 5 कंडीशन है। पहला कंडीशन लिस्टिंग का बोल लो, इक्विटी या डेट सिक्योरिटी लिस्टेड नहीं है, इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज, पहला इक्विटी या डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड नहीं है और इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग नहीं है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज आइदर इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया। ठीक है, तो क्या कहलाएगा सर? एसएमसी कहलाएगा। दूसरा, बैंक बोल रहा है कि कंपनी हु इज नॉट अ बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड इंश्योरेंस कंपनी, वो बैंक नहीं हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं हो या इंश्योरेंस कंपनी नहीं होना चाहिए, वो एसएमसी कंपनी होगा। अगर बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या इंश्योरेंस कंपनी होता है तो वह नॉन एसएमसी फिर कहलाएगा। टर्नओवर एक ऐसे बोला कि जिसका टर्नओवर ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में 250 करोड़, ड्यूरिंग प्रीवियस अकाउंटिंग ईयर में 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, 250 करोड़ से ज्यादा नहीं है, मतलब अप टू 250 करोड़ है, अप टू 250 करोड़ है, वो क्या कहलाएगा? एसएमसी कंपनी कहलाएगा। ठीक है, फिर बोल रहा है कि वो कंपनी जिसका बोरोविंग्स इंक्लूडिंग पब्लिक डिपॉजिट साल में किसी भी दिन 50 करोड़ या उससे कम है, तो वो कंपनी क्या कहलाएगा? एसएमसी कंपनी कहलाएगी। ठीक है, और बोला है कि होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, किसका? नॉन एसएमसी का होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, वो एसएमसी कंपनी कहलाएगी। अब आ जाए नॉन एसएमसी के बारे में बात करते हैं। अभी तो हमने एसएमसी के बारे में कर लिया बात, अब नॉन एसएमसी के बारे में बात करते हैं। नॉन एसएमसी के बारे में क्या बात होगी? देखो जरा, नॉन एसएमसी के बारे में बात कर रहे हैं। बोल रहा है इक्विटी या डेट सिक्योरिटी अगर लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है तो वो क्या कहलाएगा? नॉन एसएमसी कहलाएगा। मतलब इसमें जो लिखा हुआ 5 कंडीशन, उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो नॉन एसएमसी कहलाएगा। यहां लिख लो, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गया नॉन एसएमसी कहलाएगा। ठीक है, नॉन एसएमसी बन जाएगा, याद रखना। बोल रहा है कि अगर मान लो कोई कंपनी है जिसका डेट सिक्योरिटी या इक्विटी सिक्योरिटी लिस्टेड है या इन द प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन एनी एक्सचेंज आउटसाइड इंडिया और इन इंडिया, तो वो कंपनी नॉन एसएमसी कहलाएगी। लिस्टेड या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में है तो नॉन एसएमसी, लिस्टेड या प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग में नहीं है तो क्या कहलाएगा? एसएमसी। उसके बाद दूसरा कंडीशन,
जो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है या फिर इंश्योरेंस कंपनी है, वो कंपनी नॉन एसएमसी ही कहलाएगी, वो एसएमसी नहीं कहलाएगी। मतलब बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इंश्योरेंस कंपनी ऑलवेज एसएमसी, मतलब ऑलवेज नॉन एसएमसी होता है, कभी एसएमसी नहीं होता है। ऑलवेज नॉन एसएमसी होता है, कभी एसएमसी नहीं होता है। बात समझ में आ रही है? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो कंडीशन हो गया। तीसरा कंडीशन, जिसका टर्नओवर एक्सीड करता है 250 करोड़ से, मतलब जिस कंपनी का टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड करता है, उस कंपनी पर, वो कंपनी क्या कहलाएगी सर? नॉन एसएमसी कंपनी कहलाएगी। ठीक है। उसके बाद जिस कंपनी का बोरोविंग्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 50 करोड़ से अधिक हो जाता है, वो कंपनी क्या कहलाएगी सर? नॉन एसएमसी कहलाएगी। उसके बाद वो कंपनी जिसकी होल्डिंग और सब्सिडरी कंपनी नॉन एसएमसी ही है, वो कंपनी क्या कहलाएगी? नॉन एसएमसी कहलाएगी। तो नॉन एसएमसी कंपनी के बारे में समझ में आया और एसएमसी कंपनी के बारे में समझ में आया। ठीक है। अच्छा, अब देखो ना, ये एसएमसी और नॉन एसएमसी में क्लासिफिकेशन क्यों है? क्यों ऐसा क्लासिफिकेशन किया गया? क्लासिफिकेशन इसलिए किया गया, कुछ एग्जम्पशंस है और कुछ रिलैक्सेशंस है। कुछ एग्जम्पशंस और कुछ रिलैक्सेशंस हैं। किसको? एसएमसी को कुछ एग्जम्पशंस और रिलैक्सेशन है, इसलिए ये डिवीजन किया गया है, ताकि एसएमसी जो है रिलैक्सेशन और एग्जम्पशंस को प्रॉपर्ली अवेल कर पाए, अदरवाइज उनको सब कुछ फॉलो करना पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? उसके बाद एग्जम्पशंस और जो रिलैक्सेशंस है एसएमसी और नॉन एसएमसी के लिए क्या क्या है, देखे जरा। सर्टेन एग्जम्पशंस फ्रॉम एएस टू एसएमसीज एंड नॉन एसएमसी पर सभी एप्लीकेबल हो, तो आप यहाँ लिख लें, इस पर ऑल एप्लीकेबल है, मतलब इस पर सभी के सभी एएस एप्लीकेबल हैं। नॉन एसएमसी पर नो एग्जम्पशन, लेकिन एसएमसी पर, स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड कंपनी पर कुछ एग्जम्पशंस हैं। क्या क्या है देखें। एग्जम्पशंस को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है, देखें बहुत बारीकी से, बहुत शिद्दत से मैंने लिखा है आपके लिए। आप प्लीज़ पढ़ेंगे इसको और फुल फ्लेजेडली हमारे चैनल को सपोर्ट करेंगे बॉस। समझ रहे? आ जाए तो फुल एग्जाम्पशन जो किस किस का है, AS3 के लिए फुल एग्जाम्पशन है, उनको कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना नहीं पड़ता। AS23 फुल एग्जाम्पशन है, मतलब 21, 23 और 27, मतलब जो होल्डिंग कंपनी से रिलेटेड है उस पर नहीं लगेंगे। AS नंबर 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग नहीं लगेंगे। तो कितने हैं टोटल? 5 AS है, 5 AS नहीं लगेंगे उस पर। फुल एग्जाम्पशन है। कौन कौन से 5 AS है सर? 3, 17, 3, 17, 21, 23, 27। अजीब सा नंबर है 3, 17, 21, 23, 27, अजीब सा नंबर है। ठीक है। 3, 17, 21, 23, 27, 3, 17, 21, 23, 27, 3, 17, 21, 23, 27। मैं आपको समझाता हूँ। 3, 17, 21, 23, 27 फुल एग्जाम्पशन कैसे है सर? स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी के लिए है। आप याद रखें कौन है हमारे समझिए, आप स्मॉल एंड मीडियम साइज कंपनी हो, तो 3 साल की उम्र में आपने सोचा कि मैं सीए करूंगा। 17 साल की उम्र में आपने सीए ज्वाइन करा। 21 साल की उम्र में आपने ऑलमोस्ट 50% सीए कंप्लीट कर लिया। ठीक है। और उसके बाद में 23 साल की उम्र में आप नौकरी कर रहे हैं, सीए भी हो गया आपका, और 27 में आपकी शादी हो गई। तो 3, 17, 21, 23, 27 याद रखेंगे ऐसे। पार्शियल एग्जाम्पशन मतलब आधा एग्जाम्पशन है, फुल एग्जाम्पशन नहीं है। तो 5 पर फुल एग्जाम्पशन है और 5 पर पार्शियल एग्जाम्पशन है। ये भी पार्शियल एग्जाम्पशन के लिए 5 ईयर्स है। कौन कौन से है? 15 रिटायरमेंट बेनिफिट वाला जो एग्जाम्पशन है, इस पर पार्शियल है, मतलब कुछ कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल है, कुछ कुछ पॉइंट्स एप्लीकेबल नहीं है। 19 लीजेस पार्शियल एग्जाम्पशन है। 20 क्या बोलते हैं उसको, इस अरे नाम साहब देखो ध्यान से निकल गया यार, रोज ही पढ़ाता हूँ, ध्यान से निकल गया नाम। ईपीएस वाला जो हमारा है एएस, वो इस पर एप्लीकेबल नहीं है। 25 नंबर और 28 नंबर, 28 नंबर हमारा जो एएस है इस पर एप्लीकेबल नहीं है, और 25 नंबर जो हमारा एएस है इस पर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। कोई कैश जनरेटिंग यूनिट का बात इसमें आता नहीं है, इसलिए ऐसे भी एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है। फुल्ली एप्लीकेबल जो एएस है, कौन कौन से एएस है देखो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16 एएस है जो हमारे फुल फ्लेजेडली एप्लीकेबल है। 1 नंबर, 2 नंबर, 4 नंबर, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 14 और 18, 22, 24, 26, ये सब क्या सब फुल्ली एप्लीकेबल हैं।
ठीक है। तो सिर्फ कौन कौन से एएस इस पर एप्लीकेबल है, कौन कौन से एएस एप्लीकेबल नहीं है, एसएमसी पर ये एक बार को देखना होगा आपको। बाकी नॉन एसएमसी पर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल हैं, नॉन एसएमसी पर सारे के सारे एएस एप्लीकेबल है। उसके बाद आ जाए तो हमने कॉर्पोरेट एंटिटी पर जो एएस हमारे एप्लीकेबल है उसका पहला पार्ट हमने कर लिया। कॉर्पोरेट एंटिटी पर जो एएस एप्लीकेबल है ना वो पार्ट हमने कर लिया। अब नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर जो एएस एप्लीकेबल है वो पार्ट हम करेंगे। कॉर्पोरेट एंटिटी वाला जो एएस है, कॉर्पोरेट एंटिटी वाला जो एएस है वो कौन लाता है सर, नोटिफाई कौन करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स नोटिफाई करता है। लेकिन जो नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी का जो एएस है उसके वो उसका नोटिफिकेशन मतलब उसको कौन इशू करता है सर, आईसीआई इशू करता है। आईसीआई दोनों को इशू करता है, बस वो नोटिफाई कर देते हैं, ये नोटिफाई ये इन पर लागू हो जाते हैं। ठीक है, इंडिविजुअल फर्म ईटीसी पर ये लागू होते हैं। तो आईसीएआई मतलब इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया ने एएस को नोटिफाई मतलब एएस को एप्लीकेबल होने के लिए नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी को 4 लेवल्स में बांट दिया, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4। ठीक है, अब लेवल 1, 2, 3 का जो कंडीशंस है वो क्या क्या कंडीशंस आप देखिए जरा। बोल रहा है कि लेवल 1 एंटिटी कौन हो गया, मतलब लेवल एंटिटी को हम लोग बोलते हैं बिग एंटिटी। ठीक है, बोला कि एनी वन कंडीशन में अगर फॉल करता है तो वो लेवल 1 एंटिटी कहलाएगा। अब एक बात आप समझना, जो आपने पहले पढ़ा था एसएमसी के लिए कंडीशन, वही कंडीशन यहां पर कॉपी पेस्टेड है और कुछ नहीं है। देखो जरा, वहां पर नेगेटिव मैनर में था, यहां पर पॉजिटिव मैनर में है। लेवल 1 एंटिटी कौन एंटिटी होगी सर, जो एनी वन ऑफ द कंडीशन को सेटिस्फाई करेगी। देखना, एंटिटी हुज इक्विटी और डेट सिक्योरिटी आर लिस्टेड है या इन दी प्रोसेस ऑफ लिस्टिंग है इन एनी स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया, वो क्या कहलाएगी, लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी। अगर बैंक है इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर इंश्योरेंस कंपनी, तो वो क्या कहलाएगी, लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी। अगर कोई नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी है और अगर वो बैंक है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है और फिर या फिर वो इंश्योरेंस का बिजनेस कर रही है, कोई ऐसी एंटिटी, कॉर्पोरेट एंटिटी तो होगी, मतलब अगर मान लो कोई इंश्योरेंस कंपनी है वो कॉर्पोरेट एंटिटी में है, उसका जो एग्जिस्टेंस है वो स्ट्रक्चर है वो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर है, और कोई ऐसी एंटिटी है जिसका एग्जिस्टेंस या स्ट्रक्चर जो है नॉन कॉर्पोरेट है, वो भी इंश्योरेंस बिजनेस कर रही है, तो वो लेवल 1 एंटिटी में कहलाएगा, उसके ऊपर यस एप्लीकेबल होगा। ठीक है, तीसरा कंडीशन, एंटिटी हुज टर्नओवर एक्सीड्स 250 करोड़, जिसका टर्नओवर 250 करोड़ से एक्सीड करता है वो क्या कहलाएगा सर, वो लेवल 1 एंटिटी कहलाएगी। उसके बाद जिसने बोरोइंग जिसका एक्सीड होता है 50 करोड़ से ज़्यादा होता है एट एनी टाइम, 50 करोड़ से ज़्यादा होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर, 50 करोड़ से ज़्यादा होता है एट एनी टाइम ड्यूरिंग दी प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो वो एंटिटी क्या कहलाएगी सर, वो एंटिटी कहलाएगी लेवल 1 की एंटिटी। अच्छा, होल्डिंग एंड सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ द अबव, बोला कि ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी बातें करी हमने उनमें अगर मान लो होल्डिंग या सब्सिडरी एंटिटी है किसी भी एंटिटी की, ठीक है, इन सब एंटिटी में किसी की होल्डिंग या सब्सिडरी है तो वो क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी लेवल 1 की एंटिटी। अच्छा, आप एक बात समझो, नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी पर ये वाला कंडीशन और ये वाला कंडीशन एप्लीकेबल है ही नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो ना, कोई भी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी होता है उसका लिस्टिंग होता है क्या स्टॉक एक्सचेंज में सर, नहीं होता, कभी नहीं होता, और होगा कि नहीं होगा पता नहीं। तो लेकिन आईसीआई ने इसमें ये डाल रखा है इसलिए कि हो सकता है फ्यूचर में कोई कानून आ जाए जिसमें बोल दे कि भाई इंडिविजुअल का भी जाके कॉर्पोरेट लिस्टिंग होगा। ठीक है, होल्डिंग सब्सिडी तो सिर्फ कंपनीज एक्ट में ही होता है, इधर तो होता नहीं है। ठीक है, तो ये जो 5 कंडीशन है वही कंडीशन थे यहाँ पॉजिटिव मैनर में। तो नॉन एसएमसी के जो कंडीशन थे ना 5 नॉन एसएमसी के, वही कंडीशन क्या है, लेवल 1 एंटिटी के हैं यहाँ पर, और कुछ नहीं है, वही कंडीशन लेवल 1 एंटिटी के हैं। ऑल कंडीशन शुड बी चेक्ड, कब चेक करते हैं, एट द एंड ऑफ द रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड, ये रेलेवेंट अकाउंटिंग पीरियड के एंड में चेक करते हैं। जिस साल अप्लाई करना है हमें एएस देखना है कि एएस एप्लीकेबल होगा कि नहीं होगा, उसी साल के एंड में चेक करते हैं कंडीशन की सब कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि नहीं हो रहे हैं। अब आ जाए लेवल 2 एंटिटी, बोला कि एनी नॉन कॉर्पोरेट एंटिटी विच डज नॉट फॉल इन लेवल 1 एंटिटी, मतलब अगर कोई लेवल 1 में क्या था 5 कंडीशन, उसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो वो क्या कहलाएगा, लेवल 1 की एंटिटी कहलाएगा। ठीक है, बोला कि अगर कोई भी कंडीशन वहां सेटिस्फाई नहीं कर पाता है तो वो लेवल 2 में अपने आप आ जाएगा, और लेवल 2 की एंटिटी का हम जो कंडीशन है वो चेक करेंगे। और लेवल 2 की एंटिटी या कंडीशंस क्या क्या है देखें,
बोला कि यहां भी कोई एक या एक से अधिक कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाता है तो लेवल 2 की एंटिटी कहलाएगा। और इसमें क्या क्या है, बोला कि टर्नओवर 50 करोड़ से अधिक हो गया है लेकिन 250 करोड़ से कम है। इसका मतलब है कि टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ है बट लेस और इक्वल टू 250 करोड़ है। ठीक है, टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ है या फिर लेस और इक्वल टू 250 करोड़ है। टर्नओवर ग्रेटर देन 50 करोड़ है लेकिन लेस और इक्वल टू 250 करोड़ है। बोल रहा है कि टर्नओवर जो है ना 50, लेवल 2 कैंडिडेट बोल रहा हूं, लेवल 2 में 3 कंडीशन है। लेवल 2 में सिर्फ 3 कंडीशन है। पहला कंडीशन क्या कह रहा है, वो पहला कंडीशन कह रहा है कि टर्नओवर टर्नओवर हमारा 50 करोड़ से अधिक है लेकिन 250 करोड़ या उससे कम है। मतलब 250 करोड़ से अधिक नहीं जाना क्या, ठीक है। लेवल 2 एंटिटी, क्योंकि 250 करोड़ से जैसे ही अधिक चला गया तो किस में चला गया, वो लेवल 1 में चला गया। देखो ना, 250 करोड़ से ऊपर चला गया तो किस में चला गया, लेवल 1 में चला गया। यहाँ दिख रहा है, देखो 250 करोड़ से जैसे ऊपर जाएगा ना वो कहां चला जाएगा, लेवल 1 में चला जाएगा। लेकिन 250 करोड़ से कम रहेगा तो कहां रहेगा वो, 250 करोड़ से कम रहेगा तो कहां रहेगा वो, लेवल 2 में रहेगा। 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 250 करोड़ से कम होना है। तो ये क्या है, हमारा सीलिंग है, ये बार है हमारा। 250 करोड़ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। 250 करोड़ या उससे कम होना चाहिए लेकिन 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए। तो लेवल 2 की एंटिटी में आएगा। दूसरा, बोरोविंग जो होना चाहिए 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए। बोरोविंग 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन डज नॉट एक्सीड 50 करोड़ रुपया एट एनी टाइम ड्यूरिंग द ईयर। मतलब 10 करोड़ से अधिक हो लेकिन 50 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब ग्रेटर देन 10 करोड़ बट लेस और इक्वल टू 50 करोड़। ग्रेटर देन 10 करोड़ बट लेस और इक्वल टू 50 करोड़। 10 करोड़ से अधिक, मैं फिर से बोला, लेवल 2 एंटिटी का ये बताओ मेरे को, टर्नओवर बताओ। 50 करोड़ से अधिक है लेकिन 250 करोड़ या उससे कम है। बोरोविंग से क्या कंडीशन बोला, बोरोविंग कंडीशन के बोला कि सर 10 करोड़ से अधिक है लेकिन 50 करोड़ या उससे कम है एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। फिर बोला होल्डिंग या सब्सिडरी नहीं होना चाहिए, होल्डिंग या सब्सिडरी ऑफ एनी ऑफ द अबव। मतलब इन दो एंटिटी में किसी का भी कोई होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी रहेगा ना, मतलब कोई एक ऐसी एंटिटी है जिसका टर्नओवर 175 करोड़ है। ठीक है, मतलब एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गया तो लेवल 2 की एंटिटी हो गई वो। और उस लेवल 2 की एंटिटी का कोई होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी, तो वो क्या कहलाएगा मेरे को, सर वो कहलाएगा लेवल 2 की एंटिटी का ही, लेवल 2 की एंटिटी में ही फॉल करेगा वो। ठीक है, तो लेवल 1 देखा, लेवल 2 देखा, अभी लेवल 3 आ जाओ फटाफट। लेवल 3 में मैंने कंडीशंस को और शॉर्ट कर दिया, लिखा नहीं उतना, शॉर्ट कर दिया। बोला कि कोई अगर लेवल 1 में फॉल नहीं करता, लेवल 2 में फॉल नहीं करता, तो अगर वो एनी वन और मोर ऑफ द कंडीशन सेटिस्फाई करता है लेवल 3 वाला, तो नीचे वाला, तो वो लेवल 3 में आ जाएगा। और लेवल 3 का क्या है सर, लेवल 1 का क्या था, 250 करोड़ से अधिक चाहिएगा। लेवल 2 का क्या था, 50 करोड़ से अधिक चाहिएगा लेकिन 250 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। तो इसका मतलब लेवल 3 में क्या होगा, 50 करोड़ से कम होना चाहिए टर्नओवर। ठीक है, देखो ना, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा का टर्नओवर होना चाहिए। मतलब 10 50 10 50 10 50 ऐसा। बोरोविंग 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 5 करोड़ से कम, 10 करोड़ से कम होना चाहिए। बोरोविंग 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 10 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। इधर क्या था, लेवल 2 की एंटिटी में बोला 10 करोड़ से अधिक हो बोरोविंग तब मानेंगे कि लेवल 2 की एंटिटी हो तुम, लेकिन 50 करोड़ से कम होना चाहिए तुम्हारा। इधर क्या बोला, अगर इसको लेवल 2 को बोला 10 करोड़ से अधिक, तो लेवल 3 को पक्का बोलेगा 10 करोड़ या उससे कम होना चाहिए तुम्हारा। तो बोला कि 2 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 10 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। याद रख, थोड़ा सा याद रखने का पॉइंट है, थोड़ा मगअप करना पड़ेगा। एक दो बार पढ़ेंगे मेरे साथ, बोल लेंगे, वीडियो को 2-3 बार देख लेंगे ना, आपको याद हो जाए। मैं फिर अभी आपको याद करा दूंगा फटाफट। ठीक है, आ जाए। अब फिर बोल रहा है कि होल्डिंग कंपनी या सब्सिडरी कंपनी होगा एनी ऑफ द अबव। बोला या तो पहला वाला कंडीशन में कोई कंपनी फॉल कर रहा, उसका होल्डिंग कंपनी है ये, या सब्सिडरी कंपनी है, तो वो क्या कहलाएगा, लेवल 3 का एंटिटी कहलाएगा। अगर मान लो दूसरा कंडीशन, इसमें कोई कंपनी फॉल करे, उसका होल्डिंग या सब्सिडरी कंपनी है, तो वो क्या कहलाएगा, लेवल 3 का एंटिटी कहलाएगा। तो आप समझ रहे बात। मैं एक बार फिर से लेवल 1, 2 और 3 तीनों का फटाफट रिवीजन कराता हूं। लेवल 2 में टर्नओवर कितना था, 250 करोड़ से अधिक होना चाहिए। बोरोविंग कितना, 50 करोड़ से अधिक होना चाहिए। ठीक है, आ जाओ फटाफट, दो कंडीशन नंबर्स वाले तो वही याद करो, बाकी सब आपको याद है। लेवल 2 में क्या था सर, 250 करोड़ से टर्नओवर अधिक होना चाहिए लेवल 1 में, तो 250 करोड़ या उससे कम होना चाहिए लेवल किसमें, लेवल 2 में। तो नीचे का सीलिंग कितना है लेवल 2 का, नीचे का सीलिंग है सर ऊपर 50 करोड़, या 50 धक्का मारेगा वहां 250 आएगा। ठीक है, तो 50 करोड़ से ऊपर, 250 करोड़ या से कम। उसके बाद बोरोविंग कितना होना चाहिए सर, बोरोविंग 10 करोड़ से अधिक होना चाहिए लेकिन 50 करोड़ से कम, या 50 करोड़ से कम होना चाहिए, 50 करोड़ या उससे कम होना चाहिए। ठीक है, बोरोविंग्स 10 करोड़ से अधिक लेकिन 50 करोड़ या उससे कम होना चाहिए।
उसके बाद में इधर क्या बोला, टर्नओवर, उधर टर्नओवर का लेवल 1 में मैक्सिमम लिमिट कितना था सर, 250 करोड़ से ऊपर। इधर लेवल 2 में 250 करोड़ से नीचे होना चाहिए, लेकिन 50 करोड़ से ऊपर होना चाहिए, ठीक है। लेवल 3 में क्या बोल रहा है, टर्नओवर 50 करोड़ या उससे कम होना चाहिए, लेकिन 10 करोड़ से ज्यादा होना चाहिए। बोरोइंग 2 से 10 के बीच में। अच्छा, लेवल 4 की एंटिटी के बारे में क्या बोला, लेवल 4 की एंटिटी के बारे में बोल रहा है कि जो लेवल 1 में फॉलो नहीं कर रहा है, लेवल 2 में फॉल नहीं कर रहा है, लेवल 3 में फॉल नहीं कर रहा, तो वो लेवल 4 में आ जाएगा। मतलब छोटी, एकदम छोटी, मतलब लेवल 1 मतलब बड़ा भाई, लेवल 2 मतलब मझला भाई, लेवल 3 मतलब बोलो ना छोटा भाई, ठीक है। और लेवल 4 मतलब क्या, एकदम छोटा भाई, जो 2-3 साल का अभी है, ठीक है, एकदम छोटा भाई, नन्ना मुन्ना राही हूं, देश का सिपाही हूं वाला भाई, ठीक है। लेवल 4 की एंटिटी है, आ जाना। अब एएस किस पे एप्लीकेबल है सर, लेवल 1 की एंटिटी पे पूरा का पूरा एएस एप्लीकेबल है, जितना भी एएस हमारे पास है ना, सबका सब लेवल 1 की एंटिटी पे एप्लीकेबल है। लेकिन लेवल 2 और 3 की एंटिटी पर, यहां 3 होगा, लेवल 2 और 3 पर, लेवल 2 और 3 पर एग्जाम्शन का जो आपका एसएमसी में हमारा जो डेटा दिया हुआ है एग्जाम्शन का, किस किस पर एप्लीकेबल है, किस किस पर एप्लीकेबल नहीं है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। जैसे देखें आप, ये वाला जो पोर्शन मैंने आपको कराया, आपको यही चेक करना है कि लेवल 2 और 3 पर एग्जाम्शंस कितना कितना है। तो लेवल 2 और 3 पर जो एग्जाम्शन है वो सिर्फ इसी पर है, जो एसएमसी में एग्जाम्शंस है वही लेवल 2 और 3 में एग्जाम्शंस है, ठीक है। तो लेवल 1 की एंटिटी कराया, लेवल 2 की एंटिटी कराया, लेवल 3 कराया, लेवल 4 ही कराया एंटिटी। अब मैंने आपको सारा एप्लीकेशन करा दिया। अब एक लास्ट पॉइंट बचा हुआ कि अगर मान लीजिए कोई एनपीओज हैं, एनपीओज मतलब नॉन प्रॉफिट सीकिंग ऑर्गेनाइजेशन, जैसे यूनिसेफ हो गया, कंपनी के रूप में तो आ ही सकते हैं, आपको पता है सेक्शन 8 कंपनी, ओल्ड कंपनी लॉ में सेक्शन 25 थी, नई कंपनी लॉ में सेक्शन 8 कंपनी है। तो अगर मान लो ये जो एनपीओज हैं, इन पर ये फुल्ली चैरिटेबल है, मतलब पूरा का पूरा चैरिटेबल बिजनेस में, मतलब चैरिटेबल एक्टिविटी है इनकी, चैरिटेबल एक्टिविटी है जो डिफाइंड है सेक्शन 8 कंपनीज, सेक्शन 8 में कंपनीज है 2013 में, उसके हिसाब से अगर फुल्ली चैरिटेबल है तो इन पर यस एप्लीकेबल नहीं होगा। मैं फिर से कह रहा हूं, फुल्ली चैरिटेबल हो तो यस एप्लीकेबल नहीं होगा, लेकिन अगर कोई भी हिस्सा इनकी एक्टिविटी का अगर बिजनेस, इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल नेचर का होता है तो उस पर एएस एप्लीकेबल हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू सीलिंग्स चेक कर लेंगे लेवल 1, 2, 3 के हिसाब से, ठीक है। कोऑपरेटिव सोसाइटी, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में समझते हैं कि नहीं समझते, पहले हमको ये बताइए। अगर कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में नहीं समझते तो एक बार छोटा सा लाइन समझ लीजिए। मेरी लाइफ का पहला जो ऑडिट था वो कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही ऑडिट था, ठीक है। तो इसके मैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में डिटेल में जानता हूँ। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब वो सोसाइटी जहां हम मेंबर से पैसा लेकर के मेंबर के लिए काम करते हैं, ठीक है। जैसे जो भी हाउसिंग सोसाइटी होती है ना, हाउसिंग सोसाइटी, जैसे हमारे हावड़ा में एक गंगेज गार्डन हाउसिंग सोसाइटी है, बहुत पुरानी है, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी है। आप लोग वहाँ फ्लैट नहीं खरीदते हैं, आप वहाँ क्या खरीदते हैं, वहाँ मेंबरशिप खरीदते हैं उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में। तो अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या करती है, आपसे पैसे लेती है, चंदा लेती है। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी होता है एक, जैसे आप याद करें ना, वो जो है ना, क्या नाम आपका, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, गोकुलधाम सोसाइटी, वो क्या है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, उसका सेक्रेटरी कौन है, मिस्टर भिड़े, ठीक है। तो वो मिस्टर भिड़े सबसे क्या करता है, पैसा लेता है, और पैसा लेने के बाद में वो अपने ही सोसाइटी मेंबर्स के ऊपर में खर्च करता है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी अगर पैसे लेकर के अपने मेंबर्स पर खर्च कर रही है और प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है, तो उस कोऑपरेटिव सोसाइटी पर एएस एप्लीकेबल नहीं होंगे। लेकिन अगर वो कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रॉफिट मेकिंग एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तो उस पर एएस एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो बच्चों, आपको मैंने एप्लीकेबिलिटी ऑफ एएस पर एकदम मतलब 42 मिनट का एकदम शॉर्ट एंड सिंपल जिस्ट दिया है, रिवीजन करा के, नहीं तो वीडियो और छोटा हो सकता था, ठीक है। देखो, मैं एक बात आपसे हमेशा कहता हूं कि एट द एंड ऑफ द डे सीए बनना इज एवरीथिंग। आप जब भी बने, जिस टाइम पर बने, बहुत जरूरी है, क्योंकि जिस दिन आप सीए बन जाएंगे उस दिन सारा पाप धुल जाता है, पीछे का सब कुछ लोग भूल जाते हैं, सिर्फ आपके नाम के आगे सीए लगा रहता है। और इसी दिन के लिए आपको लगन और कड़ी मेहनत से काम करना है, सब कुछ भूल जाना है, सब कुछ एक तरफ और सीए की डिग्री एक तरफ, ठीक है। इसी विचार के साथ, इसी जोश के साथ, इसी चीज़ के साथ लगा रहना है। और वाईके त्रिपाठी क्लास आपके साथ ऑलवेज खड़ा है। एनी टाइम आप हमें मैसेज कर सकते हैं। आई एम जस्ट अ मैसेज अवे, जैसे मैंने पहले ही कहा था आपसे 2 मिनट के स्टार्टिंग के 2 मिनट के वीडियो में, ठीक है। और सबसे पहले जाते जाते एक बात जरूर बात कहूँगा कि भाई इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। और शेयरिंग इज केयरिंग हैशटैग, पढ़ाई नहीं रुकेगी, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया, ठीक है। थैंक यू सो मच, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे।